नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग कहानी विधा में प्रेमचंद्रोत्तर युग तक पहुंच चुके हैं और आज की क्लास संख्या 9 है। कल की क्लास में हमने यशपाल को देखा था, जैनेन्द्र को देखा था, इलाचंद्र जोशी को देखा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज के प्रेमचंद्रोत्तर युग के बचे हुए कहानीकारों को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के कहानीकार। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अज्ञेय। आइए सबसे पहले अज्ञेय के बारे में देखते हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी। जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी। कसिया देवरिया उत्तर प्रदेश। कासिया देवरिया उत्तर प्रदेश। निधन की बात करें तो इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ। निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। प्रथम कहानी इनकी जिज्ञासा है और प्रथम कहानी संग्रह विपथगा है। लिख लीजिए प्रथम कहानी प्रथम कहानी कौन सी है? जिज्ञासा। और जिज्ञासा कब है? 1929 में। प्रथम कहानी की बात करें, प्रथम कहानी संग्रह, प्रथम कहानी संग्रह प्रथम कहानी कौन सी है? जिज्ञासा। और प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? विपथगा। विपथगा। और ये है 1937 ईस्वी। कब है? 1937 ईस्वी। अज्ञेय की कहानियों की विशेषता क्या रही? आइए देखते हैं। अज्ञेय की कहानियों के वर्ण विषय कह सकते हैं या विशेषता कह सकते हैं। लिख लीजिए अज्ञेय की कहानियों के वर्ण विषय। तो विशेषता क्या रही है? प्रेम, सौंदर्य की संवेदना इनकी कहानियों में देखने को मिलती है। लिखिए प्रेम, सौंदर्य की संवेदना। इसके अलावा व्यक्ति संघर्ष का चित्रण
व्यक्ति संघर्ष का चित्रण, सैन्य जीवन का वर्णन, सैन्य जीवन का वर्णन, प्रेम सौंदर्य की संवेदना, व्यक्ति संघर्ष का चित्रण, सैन्य जीवन का वर्णन, हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण, हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण, विभाजन की त्रासदी का चित्रण, विभाजन की त्रासदी का चित्रण, बौद्धिकता का चित्रण, बौद्धिकता का चित्रण, हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण, विभाजन की त्रासदी का चित्रण, बौद्धिकता का चित्रण, जीवन के कटु यथार्थ का चित्रण भी इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। लिख लीजिए, जीवन के कटु यथार्थ का चित्रण, जीवन के कट यथार्थ का चित्रण, मनोविश्लेषणवाद का समर्थन, जीवन के कटु यथार्थ का चित्रण, मनोविश्लेषणवाद का समर्थन और अहम का चित्रण, अहम का चित्रण, अहम भाव या अहम का चित्रण, मानवीय संवेदना का चित्रण, मानवीय संवेदना का चित्रण, यौन संबंधों का चित्रण, यौन संबंधों का चित्रण, ये इनकी कहानियों का वर्ण विषय कह लीजिए या अज्ञेय की कहानियों की विशेषता कह लीजिए। आप जो भी कहना चाहते हैं इसको कह लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि इनके कहानियों का वर्ण विषय क्या रहा है। प्रेम सौंदर्य की संवेदना, व्यक्ति संघर्ष का चित्रण, सैन्य जीवन का वर्णन, हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण, विभाजन की त्रासदी का चित्रण, बौद्धिकता का चित्रण, जीवन के कट यथार्थ का चित्रण, मनोविश्लेषणवाद का समर्थन, अहम का चित्रण, मानवीय संबंधों का चित्रण, यौन संबंधों का चित्रण। ये किसका वर्ण विषय है? ये वर्ण विषय है
अज्ञे जी का। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी कासिया देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। इनकी प्रथम कहानी जिज्ञासा है, कब है? 1929 में। प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? विपथगा है। और कब है? 1937 में। आइए देखते हैं इनका कहानी संग्रह कौन कौन सा है। ये लिख लीजिए, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह विपथगा सबसे पहले लिख लीजिए, कब है? 1937 में। विपथगा 1937 में। परंपरा 1940 में। परंपरा कब है? 1940 में। कोठरी की बात 1945 में। कोठरी की बात, और ये कब है? 1945 में। अमर वल्लरी 1945 में। अमर वल्लरी कब है? 1945 में। तो कौन कौन सी हो गई? विपथगा 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में और अमर वल्लरी 1945 में। तो कहानी संग्रह याद कर लीजिए कौन कौन सा है। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी। विपथगा कब है? 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, अमर वल्लरी 1945 में। और इनका कहानी संग्रह लिखिए। शरणार्थी 1948 में। ये कब है? 1948 में। जय ढोल, जय ढोल कब है? 1951। जय ढोल कब है? 1951। ये तेरे प्रतिरूप 1961 में। ये तेरे प्रतिरूप, और ये कब है? 1961 में। विपथगा 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, अमर वल्लरी 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदौर 1951 में, ये तेरे प्रतिरूप 1961। ये इतने कहानी संग्रह आपको ध्यान रखने हैं। अज्ञे के कितने हैं? 7 हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। कौन कौन से? फिर से एक बार देख लीजिए। विपथगा, विपथगा, उसके बाद परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप।
विपथिका, परंपरा, कोठरी की बात, अमरवल्लरी, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। इतने कहानी संग्रह किसके हैं? अज्ञेय के। समय के साथ देख लें, विपथिका 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, अमरवल्लरी 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदोल 1951 में, ये तेरे प्रतिरूप 1951 में। चलिए आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। एक बार रिपीट कर लें इस पेज को। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी, कासिया देवरिया उत्तर प्रदेश, निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। प्रथम कहानी की बात करें तो प्रथम कहानी अज्ञेय की कौन सी है? जिज्ञासा है, तब है 1929 में। प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? विपथिका है, 1937 में। अज्ञेय की कहानियों के वर्ण विषय क्या रहे हैं? प्रेम, सौंदर्य की संवेदना, व्यक्ति संघर्ष का चित्रण, सैन्य जीवन का वर्णन, हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण, विभाजन की त्रासदी का चित्रण, बौद्धिकता का चित्रण, जीवन के कट यथार्थ का चित्रण, मनोविश्लेषणवाद का समर्थन, अहम का चित्रण, मानवीय संवेदना का चित्रण, यौन संबंधों का चित्रण। कहानी संग्रह कौन सा है? विपथिका, परंपरा, कोठरी की बात, अमरवल्लरी, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। विपथिका कब है? 1937 में है। परंपरा कब है? 1940 में। कोठरी की बात कब है? 1945 में। अमरवल्लरी कब है? 1945 में। शरणार्थी 1948 में है। जयदोल 1951 में है। ये तेरे प्रतिरूप 1951 में है। हो गया दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कहानी संग्रह। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर कितनी है ये नहीं देखेंगे, एक बार में पूरी देख लेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है एक जगह करवा देते हैं सारी कहानियां। तो हेडिंग डाल लीजिए, अज्ञेय की प्रमुख कहानियां। अज्ञेय की प्रमुख कहानियां। अज्ञेय की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? जिज्ञासा, समय के साथ लिखे, सोच रहे हैं समय भी लिख दें, चलो समय भी लिख लें। जिज्ञासा 1929 में। कब है? 1929। विपथिका 1931 में। ऐसे में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। विपथिका कहानी 1931 में है और संग्रह 1937 में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और नहीं तो आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। कब है? 1931 में। और संग्रह कब है? 1937 में। फिर ऐसे लिखना पड़ेगा।
कहानी संग्रह भी है ना विपथ का, और वो कब है 1937 में, और कहानी कब है 1931 में। हरित 1931 में। ये होगा हारित, हरित नहीं होगा हारित। कहानी का नाम हारित सही ये, और ये है 1931 में। अमर वल्लरी, अमर वल्लरी कहानी 1931 में है, और संग्रह कब है 1945 में। कहानी लिखे पहले 1931, और ब्रैकेट में लिख लीजिए संग्रह कब है 1945। गृह त्याग 1932 में। गृह त्याग कब है 1932 में। ग्रीन के ग्रीन इसको रोज नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रोज। और इसका समय क्या है 1934। ये ग्रीन इसको रोज नाम से भी जाना जाता है, इसका समय क्या है 1934। हर सिंगार, और ये है 1934 में। अगली कहानी है हर सिंगार। और ये कब है 1934 में। कवि प्रिया 1949 में। कवि प्रिया, और ये कब है 1949 में। इसके पहले कई कहानियां कवि प्रिया के पहले पहले उनको लिख ले। प्रतिध्वनिया, हर श्रृंगार के बाद लिखिए प्रतिध्वनिया। बहुत ज्यादा नहीं लिखवाना चाहते हैं, इसलिए लिखने में थोड़ा सा समय लग रहा है कि कौन सी महत्वपूर्ण है, जो आपको मिल जाए आपका काम हो जाए। प्रतिध्वनिया 1935 में। सिनेलर 1937 में।
कब है? 1937 में। सेब और देव, सेब और देव, ये भी 1937 में। पुलिस की सीटी 1938 में। पुलिस की सीटी 1938 में। हीली बॉल की बत्ते 1947 में। हीली बॉल की बत्ते, और कब है ये? 1947 में। शरणार्थी 1946 में। शरणार्थी कब है? 1946 में। और ये संग्रह भी है, तो ये और संग्रह कब है? 1948। कवि प्रिया 1949 में। कवि प्रिया, ये कब है? 1949 में। सांप 1950 में। सांप कब है? 1950 में। शरणदाता 1947 में। शरणदाता छूट गई 1947 में। शरणदाता ये कब है? 1947। और कौन महत्वपूर्ण है? जयडोल, जयडोल। और ये कहानी कब है? 1950 में। कहानी संग्रह कब है? 1951 में। खितीन बाबू 1952 में। खितीन बाबू कब है? 1952। जिज्ञासा 1929 में। विपत्का 1931 में। संग्रह कब है? 1937 में। हारित 1931 में। अमर वल्लरी 1931 में। अमर वल्लरी कहानी संग्रह भी है, और वो कब है? 1945 में। गृह त्याग 1932 में। कैथरीन, इसको रोज के नाम से भी जाना जाता है, ये है 1934 में। हर श्रृंगार 1934 में। प्रतिध्वनिया 1935 में। सिग्नेलर 1937 में। सेब और देव 1937 में। पुलिस की सीटी 1938 में। शरणदाता 1947 में। हेली बॉल की बत्ते 1947 में। शरणार्थी 1946 में है, और कहानी संग्रह कब है? 1948 में।
कविप्रिया 1949 में, सांप 1950 में, जयदोल 1950 में, और कहानी संग्रह कब है जयदोल? 1951 में। खेतीन बाबू 1952 में। इसमें एक कहानी छूट गई, पठार का धीरज 1950 में। जाने दीजिए, आप लोग इतना लिख लीजिए, बहुत है। महत्वपूर्ण कहानियां हमने लिख ली हैं। इनका कहानी संग्रह और इतनी कहानियां आप लोग ध्यान रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये पर्याप्त है। आगे बात करें तो अगले कहानीकार के रूप में हम लोग देख रहे हैं किसको? रांगे राघव को। रांगे राघव रांगे राघव, इनके बारे में बात करें तो इनका कहानी संग्रह कौन सा है? कहानी संग्रह उनका कहानी संग्रह है साम्राज्य का वैभव। साम्राज्य का वैभव 1947 में। समुद्र के फेन 1947 में। समुद्र के फेन, और ये कब है? 1947 में। देवदासी 1947 में। देवदासी कब है? 1947 में। जीवन के दाने 1949 में। जीवन के दाने कब है? 1949 में। अधूरी मूरत 1949 में। अधूरी मूरत 1949 में। अंगारे ना बुझे 1951 में। अंगारे ना बुझे 1951 में। इंसान पैदा हुआ 1951 में। इंसान पैदा हुआ पैदा हुआ 1951। रांगे रागों की कौन कौन सी कहानी देखी हमने? साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगारे ना बुझे, इंसान पैदा हुआ। साम्राज्य का वैभव 1947 में है, समुद्र के फेन 1947 में, देवदासी 1947 में, जीवन के दाने 1949 में, अधूरी मूरत 1949 में, अंगारे न बुझे 1951 में, इंसान पैदा हुआ 1951 में।
चलिए दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमने सबसे पहले देखा अज्ञेय। अज्ञेय का कहानी संग्रह कौन सा था? विपथगा। विपथगा के बाद विपथगा कब था? 1937 में। परंपरा 1940 में। कोठरी की बात 1945 में। अमर वल्लरी 1945 में। शरणार्थी 1948 में। जयदेव 1951 में। ये तेरे प्रतिरूप 1961 में। ये इनका कहानी संग्रह था। कहानियां कौन सी थी? प्रमुख कहानी जिज्ञासा 1929 में। विपथगा 1931 में इनकी कहानी है, और विपथगा कहानी संग्रह 1937 में। हारित 1931 में है। अमर वल्लरी 1931 में। अमर वल्लरी कहानी 1931 में है, कहानी संग्रह 1945 में। गृह त्याग 1932 में है। जे ग्रीन, इसको रोज के नाम से भी जानते हैं, ये 1934 में है। हर श्रृंगार 1934। प्रतिध्वनिया 1935। सिग्नेलर 1937। सेब और देव 1937। पुलिस की सीटी 1938। शरणदाता 1947। हेली बॉन की बच्चे 1947। शरणार्थी 1946। और शरणार्थी कहानी के साथ साथ कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह कब है? 1948 में। कवि प्रिया 1949 में है। सांप 1950 में। जयदोर 1952 में। खितेन बाबू 1952 में। एक कहानी छूट गई है इनकी जो महत्वपूर्ण थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कभी किसी परीक्षा में पूछी नहीं गई। ठीक, तो उसको रहने दीजिए। उसके बाद फिर हमने देखा रांगे राघव के बारे में। कहानी संग्रह इनका साम्राज्य का वैभव है 1947 में। समुद्र के फेन 1947 में। देवदासी 1947 में। जीवन के दाने 1949 में। अधूरी मूरत 1949 में। अंगारे न बुझे 1951 में। इंसान पैदा हुआ 1951 में। इतना आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगले कहानीकार हैं विष्णु प्रभाकर। आइए देखते हैं विष्णु प्रभाकर के बारे में। कहानीकार का क्या नाम है? विष्णु प्रभाकर। आइए इनके विषय में देखते हैं। कहानी संग्रह कौन कौन सा है? कहानी संग्रह आदि और अंत। आदि और अंत 1945। रहमान का बेटा 1947 में। रहमान का बेटा कब है? 1947 में। जिंदगी के थपेड़े। जिंदगी के थपेड़े 1952 में। आदि और अंत 1945 में। रहमान का बेटा 1947 में। जिंदगी के थपेड़े 1952 में। धरती अब भी घूम रही। धरती अब भी
घूम रही है। 1970 में। सांचे और कला। सांचे और कला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी लिख लीजिए। ये 1962 में। 1962। पुल टूटने से पहले। अगली कहानी का नाम है पुल टूटने से पहले। 1977 में। पुल टूटने से पहले कब है? 1977 में। मेरा वतन 1980 में। मेरा वतन कब है? 1980 में। खिलौने 1981 में। खिलौने कब है? 1981 में। एक और कुंती 1985 में। एक और कुंती कब है? 1985 में। जिंदगी एक रिहर्सल। जिंदगी एक रिहर्सल। जिंदगी एक रिहर्सल कब है? 1986। कौन कौन सा कहानी संग्रह में देखा? आदि और अंत 1945 में। रहमान का बेटा 1947 में। जिंदगी के थपेड़े 1952 में। धरती अब भी घूम रही 1970 में। सांचे और कला 1962 में। पुल टूटने से पहले 1977 में। मेरा वतन 1980 में। खिलौने 1981 में। एक और कुंती 1985 में। जिंदगी के थपेड़े 1986 में। आसमान के नीचे 1989 में। आसमान के नीचे 1989 में। कर्फ्यू और आदमी। कर्फ्यू और आदमी 1994। आखिर क्यों 1998। आखिर क्यों 1998 में। मैं नारी हूं। मैं नारी हूं 2001 में। जीवन का एक और नाम। जीवन का एक और
नाम। जीवन का एक और नाम 2002 में। ईश्वर का चेहरा 2003। ईश्वर का चेहरा कब है? 2003। आइए एक बार इसको देख लिया जाए। हम देख रहे हैं विष्णु प्रभाकर, इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? आदि और अंत 1945 में, रहमान का बेटा 1947 में, जिंदगी के थपेड़े 1952 में, धरती अब भी घूम रही 1970 में, सांचे और कला 1962 में, पुल टूटने से पहले 1977 में, मेरा वतन 1980 में, खिलौने 1981 में, एक और कुंती 1985 में, जिंदगी एक रिहर्सल 1986 में, आसमान के नीचे 1989 में, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003। ये सब कहानी संग्रह किसके हैं? विष्णु प्रभाकर के। समय को छोड़ दें, केवल कहानी संग्रह देखें कौन कौन सा है तो आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, आसमान के नीचे, कर्फ्यू और आदमी, आखिर क्यों, मैं नारी हूँ, जीवन का एक और नाम, ईश्वर का चेहरा। अगले कहानीकार हैं उपेंद्र नाथ अस्त। उपेंद्र नाथ अस्त। इनका कहानी संग्रह कौन कौन सा है? कहानी संग्रह की बात करें, इनका कहानी संग्रह है पिंजरा, पिंजरा 1944 में, अंकुर 1945 में, अंकुर 1945 में, बैगन का पौधा 1954 में, बैगन का पौधा, और ये कब है? 1954 में। 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 में, 70 श्रेष्ठ कहानियां 70 श्रेष्ठ कहानियां, ये है 1900 पिंजरा 1944 में, अंकुर 1945 में, बैगन का पौधा 1954 में, 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 में। पलंग, अगली कहानी का क्या नाम है? पलंग। और ये है 1961 में, आकाशचारी 1966 में, आकाशचारी 1966।
1966 में कब है? आकाशचारी। पिंजरा 1944 में, अंकुर 1945 में, बैगन का पौधा 1954 में, 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 में, पलंग 1961 में, आकाशचारी 1966 में। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए। एक बार इस पेज को रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। विष्णु प्रभाकर की कहानी संग्रह कौन सा है? आदि और अंत 1945 में, रहमान का बेटा 1947 में, जिंदगी के थपेड़े 1952 में, धरती अब भी घूम रही 1970 में, सांचे और कला 1962 में, पुल टूटने से पहले 1977 में, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल 1986, आसमान के नीचे 1989 में, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998 में, मैं नारी हूँ 2001 में है, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003। ये सब कहानी संग्रह किसके हैं? ये है कहानी संग्रह विष्णु प्रभाकर के। उसके बाद हमने देखा उपेंद्र नाथ अश्क को, कहानी संग्रह है पिंजरा 1944, अंकुर 1945, बैगन का पौधा 1954, 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958, पलंग 1961, आकाशचारी 1966 में। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया दोस्तों? अगले कहानीकार का नाम है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। इनकी कहानी का नाम कौन सा है? एक दिल हजार अफसाने। कहानी कौन सी है? एक दिल हजार अफसाने। एक दिल हजार अफसाने 1986 में। कब है? 1986। इसके बाद अमृत राय। अमृत राय, इनकी बात करें तो इनका कहानी संग्रह है कहानी संग्रह। जीवन का पहलू 1948 में। जीवन का पहलू कब है? 1948 में। तिरंगे का फन 1948 में। तिरंगे का फन कब है? 1948 में। इतिहास 1952 में। इतिहास कब है? 1952 में।
अमृतलाल नागर की बात करें तो इनका कौन सा कहानी है? एक दिल हजार अफसाने। कब है? 1986 में। ठीक, इनका एक ही याद रखना है आपको, कौन सा? एक दिल हजार अफसाने। उसके बाद फिर अमृत राय, इन दोनों को एक साथ कर दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तिरंगे कफन जीवन का पहलू इतिहास, ये किसका है? जीवन का पहलू तिरंगे कफन इतिहास, या आप ऐसे भी कह सकते हैं तिरंगे कफन जीवन का पहलू इतिहास। ये किसका कहानी संग्रह है? अमृत राय। तो आप लोग दोस्तों लिख लीजिए। लिख लिया? अब यहाँ पर प्रेमचंदोत्तर के कहानीकार जो महत्वपूर्ण थे हमने देख लिए, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे हमने उनको देख लिया, उनके कहानियों को भी जान लिया, उनके कहानी संग्रह जिनको विस्तार पूर्वक लिखवाया गया है। आप लोग उन पर विशेष ध्यान रखिएगा, उनको अच्छे से तैयार रखिएगा। उसके साथ साथ अज्ञेय को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और बाकी को आप पढ़कर छोड़ सकते हैं। लेकिन जैनेन्द्र हो गए, लीलाचंद्र जोशी हो गए, यशपाल हो गए, अज्ञेय हो गए, इन सबको आप लोग नहीं छोड़ना है। आप लोगों को अच्छे से इन लोगों को पढ़ना है। और इसके अलावा आप विष्णु प्रभाकर को भी देख सकते हो, जो महत्वपूर्ण है। तो आज की दोस्तों ये क्लास यहीं समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल का जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा नई कहानी। अब कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने क्लास अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं वो तेजी के साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि समय नहीं है, आप लोगों को याद भी करना है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को लिखवाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उतना ही लिखवाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं, बहुत अधिक आपको लिखवाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। ये भूल मत करिएगा कि आप लोग इसमें भी महत्वपूर्ण छांटने लगिए, क्योंकि महत्वपूर्ण छांट के पहले ही हम आप लोगों को कम से कम करवा रहे हैं। आपने देखा कि जिन कहानी संग्रह में 20-20 कहानियां सम्मिलित थी, उसमें से हमने केवल 2 या 3 कहानियों को आपके सामने रखा है। तो आप अगर वो 2-3 और हटा दोगे तो बचेगा क्या? इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।